महापुराणे अश्विनौ स्वरूपमहिमा मार्कण्डेय उवाच पद्मपत्रसवर्णाभौ पद्मपत्रसमाम्बरौ द्विभुजौ देवविषजौ कर्तव्यौ देवसंयुतौ सर्वाभरणसम्पन्नौ विशेषाचारुलोचनौ तयोरोषधयः कार्या दिव्या दक्षिणहस्तयोः वामयोः पुस्तकौ कार्यौ दर्शनीयौ तथा द्विज एकस्य दक्षिणे पार्श्वे वामे चान्यस्य यादव नारीयुक्तं तु कर्तव्यं सुरूपं चारुदर्शनम् तयोश्च नामनि प्रोक्ते रूपसम्पत्तथाकृतिः मधुकपुष्पसङ्काशा रूपसम्पत्प्रकीर्तिता प्राकृतिः कथिता लोके शरकाण्डनिभा तथा अथ काश्यपशिल्परत्ने अश्विनी कुमारस्वरूपम् दादिमे पुष्पसङ्काशा वभयौ सोमपीनतौ फुल्लरक्तोत्पलाक्षौ च कमण्डलुसुधारिणौ नासन्त्योतास्त्रनामानौ चूडामुकुटधारिणौ करद्वयसमायुक्तौ स्रग्भूषणविभूषितौ अभयं दक्षिणे हस्ते पुस्तकं वामहस्तके लम्बितौ दक्षिणौ पादौ वाममुत्कुटिकासनौ देवानां विषजावेतौ द्वौ चिकित्साविधायकौ तयोः पार्श्वद्वये विप्र वामे च दक्षिणक्रमात् धृतिः सञ्जीवनी चैव संस्थितौ चामरौ धृतौ पृष्ठे विशल्यकरणी द्वे स्त्रियौ पीतपिङ्गलौ वामे धन्वन्तरिश्चैव वामात्रेयस्तथैव च पीतरक्तविभावेतौ सङ्गतौ कृष्णवाससौ खड्गकेटकसंयुक्तौ सर्वाभरणभूषितौ अश्विनौ तु समाख्यातौ वह्निः पूर्ववदेव हि एकसिंहासनासीना अश्विना अश्वरूपिणौ दादिमे पुष्पसङ्काशा उभौ तौ सोमपीतकौ फुल्लरक्तोत्पलाक्षौ च पीतस्रग्वस्त्रधारिणौ करद्वयसमायुक्तौ श्रीभूषणविभूषितौ अभयं दक्षिणे हस्ते वरदं वामहस्तके लम्बितौ दक्षिणं पादं वाममुत्कुटिकासनौ दिव्यरूपधराः सर्वे युवानौ वृष्टकुण्डलाः तुल्यवेषधराश्चैव मनसः प्रीतिवर्धनाः चिकित्सकौ कर्मकरौ कामरूपसमन्वितौ लोके चरन्तौ मर्त्यानां कथं सोममिहागतः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
विष्णुधर्मोत्तरमहापुराणे अश्विनौ स्वरूपमहिमा मार्कण्डेय उवाच पद्मपत्रसवर्णाभौ पद्मपत्रसमाम्बरौ द्विभुजौ देवविषजौ कर्तव्यो देवसंयुतौ सर्वाभरणसम्पन्नौ विशेषाचारुलोचनौ तयोरोषधयः कार्या दिव्या दक्षिणहस्तयोः वामयोः पुस्तकौ कार्यौ दर्शनीयौ तथा द्विज एकस्य दक्षिणे पार्श्वे वामे चान्यस्य यादव नारीयुक्तं तु कर्तव्यं सुरूपं चारुदर्शनम् तयोश्च नामनि प्रोक्ते रूपसम्पत्तथाकृतिः मधुकपुष्पसङ्काशा रूपसम्पत्प्रकीर्तिता प्राकृतिः कथिता लोके शरकाण्डनिभा तथा। अथ काश्यपशिल्परत्ने अश्विनी कुमारस्वरूपम् दानिमे पुष्पसङ् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग भारत की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पढ़ने के लिए माधव निदान पढ़ने के लिए आए हैं, क्योंकि जब तक निदान नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग चिकित्सा किसका करेंगे। इसलिए माधव निदान में हम लोग रक्त पित्त निदान अब ये शुरू कर रहे हैं और यह जानना बहुत जरूरी है। ऐसे पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में जरूर आते हैं। तो हम लोगों ने चरक संहिता का तो पढ़ा है कि कैसे हेतु रहते हैं, कैसे संप्राप्ति रहते हैं, लेकिन माधव निदान का जो है एकदम शॉर्ट में है और एकदम बेस्ट है। इसको पॉइंट टू पॉइंट है। ये किस तरह से है ये हम लोग अभी देखेंगे। इसमें श्लोक देखिए 1 2 3 श्लोक में कैसे बताया कि घर्म व्यायाम शोकाध्व वैवाहे रति सेवितैहि तीक्ष्णोष्ण शार लवणे रमलैहि कटुभिरेव च
पित्तम विदग्धम स्वगुणैर्हि विदहत्याशु शोणितम ततः प्रवर्तते रक्तम ऊर्ध्वम चादो द्विधा अपि वा ऊर्ध्वम नासाक्षी करणास्य मेड्रग योनि गुदैरदः कुपितम रोम कुपैश्च समस्ते तत्प्रवर्तते। इतना बढ़िया बता रहे हैं, एक एक चीज जो है, एक एक शब्द है, इसका इतना महत्व है। तो हम इसी को पढ़ेंगे। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ये सारे हेतु रहते हैं जो रक्त पित्त करते हैं, कि तीव्र धूप में जो लोग बहुत ज्यादा घूमने फिरने का काम करते हैं, उस सिर को नहीं ढकते हैं, उसी तरह से जो अत्यधिक व्यायाम करते हैं, अत्यंत शोक करते हैं, काम शोक भयाद वायु, तो यहाँ पर वायु का प्रकोप हो रहा है, और शोक के साथ भी धूप में घूम रहे, पित्तवर्धक चीजें भी खा रहे, मतलब आहार विहार का सेवन कर रहे हैं। फिर अत्यंत शोक करने से, बहुत लंबी लंबी पद यात्रा कर रहे हैं, मतलब पैदल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अत्यंत मैथुन करने से, फिर तीक्ष्ण उष्ण, मतलब बहुत ज्यादा तीक्ष्ण पदार्थ खा रहे हैं, मिर्ची वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उष्ण पदार्थ खा रहे हैं, उष्ण वीर्यात्मक भी और उष्ण गरम गरम चीजें भी खा रहे हैं, फिर क्षार का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, फिर नमकीन चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नमक का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, खट्टे और कटु पदार्थों का अति सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे करने वाले लोगों में पित्त जो है वो विदग्ध हो जाता है, मतलब विकृत हो जाता है। और फिर क्या होता है कि विदग्ध जो पित्त है, मतलब वो विकृत स्वरूप का होता है पित्त, वो खट्टा भी रहता है, अम्ल रस से भी बढ़ जाता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण से भी बढ़ जाता है, और वो कच्चा कच्चा रहता है, और वो अपने गुणों से शरीर के रक्त को और विदग्ध कर देता है, मतलब रक्त को भी खराब कर देता है, विदग्ध कर देता है। इस प्रकार से उद्रिक्त पित्त से प्रकोपित हुआ रक्त दूषित होकर ऊपर और नीचे के मार्गों द्वारा या दोनों मार्गों से प्रवृत्त हो जाता है। फिर इसमें अगर ऊर्ध्व मार्ग से आएगा तो नासिका से, नाक से, आंख से, कान से, मुख मार्ग से प्रवृत्त होकर ऊर्ध्वक रक्तपित्त कहलाता है। और अगर नीचे के भाग से, जैसे मूत्र मार्ग से, लिंग से, योनि से, गुद प्रदेश से अगर निकलता है, रक्तवाहिनी फूट जाती है, बस्ट हो जाती है गर्मी की वजह से, तो फिर वह अधोग रक्तपित्त माना जाता है। और जब इनका अधिक प्रकोप हो जाता है तो ये मतलब तीरेक चला जाता है और रोमकूपों से भी रक्त निकलने लगता है। अब इसमें बताया कि पांडु रोग के बाद रक्तपित्त क्यों बताया है, तो रक्तपित्त का ऐसा बता रहे हैं कि पांडु रोग में भी पित्त का उद्रेक होकर, उद्रेक से रक्त जलकर विकृत हो जाता है, रक्त विकृत हो जाता है एकदम। तो पित्त के प्रकोप से कोशिकाओं के अति सूक्ष्म मुख में विदग्ध हो जाती है, और रक्त भी अत्यंत तीक्ष्ण और पतला पड़ जाता है। अतिशय दोषोद्रेक से रोमकूप के मुख खुलते जाते हैं, और विदग्ध रक्तपित्त फुट फुट कर बहने लगता है, इसलिए इसको नक्सीर कहते हैं। टीकाकार इसको बताते हैं कि पांडु रोगवद रक्त पित्तस्यापि पित्त जनत्वादनंतरम रक्त पित्त निदान महा घर में इत्यादि। इसका मतलब यह है कि पांडु रोग के समान ही रक्त पित्त भी पित्त जन्य ही होता है, पित्त की ही बीमारी होती है, अतः पांडु रोग के पश्चात रक्त पित्त का निदान लिखते हैं। अब इसमें सबसे पहले श्लोक का शब्द है घर में इत्यादि, मतलब यहाँ घर में मतलब धूप में बहुत ज्यादा कोई जो घूमता है बिना सिर ढके, तो ऐसा बता रहे हैं कि घर्मः मतलब आतपः, मतलब धूप का सेवन जो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तीक्ष्ण धूप का सेवन कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं तीक्ष्णम तीक्ष्ण वीर्यम मरीचादि। इसका मतलब है कि तीक्ष्ण शब्द से यहाँ जो लाल मिर्ची पाउडर रहता है या लाल मिर्ची, उसका सेवन होता है, उसका सेवन ज्यादा कर रहे हैं। फिर उष्णो अग्नितापः, इसका मतलब यह है कि उष्ण से अग्निताप का ग्रहण होता है। मेरे पास एक पेशेंट आते थे, जो यहाँ पर एक फैक्ट्री है कल्याणी फोर्ज लिमिटेड, तो वहां पर ना ये बनाते हैं, जो ये रहता है ना रेलवे का जो ट्रैक रहता है वो बनता है, तो रेलवे के बड़े बड़े ट्रैक बनते हैं ना, तो वहां पर ना जो पेशेंट आए थे वो बोल रहे थे कि मैं बॉयलर के पास मेरा काम है, तो क्रेन से जितने भी अपने ये जो रहते हैं ना स्क्रैप, जैसे सिलेंडर हो गया या फिर लोहे के जितने भी चीजें हैं ना, वो सब हम लोग बॉयलर में उसको मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद उसमें क्रोमियम कितना है, फिर जिंक कितना है, आयरन कितना है, इसको हम लोग करते हैं, फिक्स करते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, और फिर वो गरम गरम जो पूरा लोहा पिघल जाता है, फिर हम उसको डालते हैं सांचे में, और फिर रेलवे ट्रैक बनता है बड़ा बड़ा। तो वो इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि एसी रूम रहता है हमारा, जो कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है उसमें एसी रहता है, तब भी गर्मी लगती है, इतना एसी होने के बाद भी। तो हमें ना दिन भर में 3 लीटर तक गाय का दूध पिलाते हैं,
तब भी मेरा बॉडी में उन वो मेरे पास इसलिए आए थे रक्त पित्त व्याधि लेके, और उनका नाक से खून आ रहा था सब जगह। तो बोल रहे थे इतना हीट होता है, इतना हीट होता है कि इतना तकलीफ होती है। ऐसे ही मेरे पास रेलवे के भी इंजन चलाने वाले जो ड्राइवर है लोकल ट्रेन में, वो लोग भी आए थे, लोकल वाले भी आए थे और नॉर्मल ट्रेन चलाने वाले भी आए थे। तो वहां पर भी इंजन का गर्मी से उनको बहुत तकलीफ हो रहा था। तो ये जो बोल रहे हैं ना उष्णोभितापः, मतलब जो लोग गर्मी किसी भी तरह से गर्मी के पास रह के अग्नि ताप करते हैं, मतलब उनको भी ये रक्त पित्त हो जाता है। फिर बोल रहे हैं क्षारो यवक्षार आदि, मतलब यवक्षार का सेवन ज्यादा जो लोग करते हैं, जौ का क्षार आदि का सेवन ज्यादा करते हैं खाने में। फिर बोल रहे हैं कि घंटा पाटलादि कृतस्य विदग्धम कुपितम, मतलब जो जौखार या पाढ़ल, घंटा पाटले आदि द्रव्यों से निर्मित क्षार का ग्रहण करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। फिर बता रहे हैं कि स्वगुणैरिति पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पुति इत्यादि भी विदहति कोपम यदि स्वगुणैरेव विदाहत्यास्य पित्तवत इत्युक्ते। इसका मतलब यह है कि विदग्ध हुआ कुपित पित्त जो है वह स्वगुण ही, मतलब अपने गुणों से विकृत हो जाता है, जैसे तीक्ष्ण, द्रव युक्त और पुति आदि पित्त गुणों से ही रक्त को प्रकुपित कर देता है, क्योंकि रक्त और पित्त का आशय आशय संबंध है। सुश्रुत संहिता में भी लिखा है कि इसमें रक्त का विदाह भी पित्त के समान ही होता है। अगर रक्त खराब होगा तो पित्त खराब होगा, पित्त खराब होगा तो रक्त भी खराब होगा। फिर बोल रहे हैं कि तथा प्रवर्ते निस्सरति पित्तम रक्तम च धातु रूपम न तो केवलम रक्तम रक्त पित्तम मिति व्यपदेशानुपपत्ते है। इसका मतलब यह है कि सुश्रुत संहिता में लिखा है कि रक्त का भी विदाह होता है पित्त के समान, तथा प्रवर्ते तब ऐसी दशा में प्रकुपित पित्त और प्रकुपित धातु रूप रक्त दोनों मिलकर निकलते हैं। केवल रक्त ही नहीं निकलता है, इसमें पित्त भी निकलता है, नाक से, कान से, मुंह से, सब जगह से। और बोल रहे हैं क्योंकि रक्त पित्त में निकलने वाला लाल रंग का द्रव को यदि रक्त मान लिया जाए तो उसका रक्त पित्त इस प्रकार नाम नहीं हो सकता है। इसमें जो नाक से जो भी हमारा नक्सीर में निकल रहा है वह उसमें पित्त भी रहता है। पित्त से दूषित रक्त को ही रक्तपित्त कहते हैं, तो रक्तपित्त बजाय पित्त रक्त शब्द का उपयुक्त प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पर रक्त पित्त ऐसा बोला जाता है क्योंकि रक्त पहला जो निकलता है वो रक्त रेड कलर का निकलता है, पित्त रक्त नहीं बोल सकते हैं, केवल पित्त नहीं निकलता, उसमें रक्त, मतलब इसीलिए उसको प्रधानता दी है, रक्त में पित्त मिला है, इसलिए रक्त पित्त बोलते हैं। रक्तम च पित्तम च द्वंद्व समाज से इसकी निरुक्ति की गई है। और रक्त पित्त में रक्त और पित्त दोनों समान रूप से प्रकुपित रहते हैं, और लेकिन रक्त की तरह वो निकलता है, मतलब रेड कलर का निकलता है, इसलिए इसको और ध्यान में रखने के लिए हम लोग इसको रक्तपित्त कहते हैं। प्रश्न उठता है कि चरक में इसको राग प्राप्तम रक्तपित्तम, मतलब रंगा हुआ पित्त ही रक्तपित्त कहलाता है, ऐसा कहा है। रक्तम च तत्पित्तम, इस प्रकार कर्मधारय समास से निरुक्ति की गई है। इस विषय को और अधिक पुष्ट करने के लिए चरक ने 3 कारण बताए हैं कि संयोगा दूषणात इत्यादि, मतलब रक्त के संयोग से जब पित्त जो है रक्त के साथ में मिल जाता है, या रक्त के दूषण से दोनों के गंध और वर्ण में समानता आ जाती है, इसलिए इसको रक्त पित्त कहा है। इसी प्रकार चरक सुश्रुत के भिन्नार्थ द्योतक निरुक्तियों से परस्पर विरोध क्यों नहीं समझा जाता। इसका समाधान ये देते हैं कि रक्त पित्त वैसी ही होती है कि रक्त में पित्त लालिमा देता हुआ उसके साथ मिलकर स्वयं भी उसके साथ निकलने लगता है। इसका अर्थ यह होता है कि रक्तम च पित्तम च, मतलब दूषित रक्त और पित्त को रक्तपित्त कहते हैं, रक्त द्वारा रंगे हुए पित्त को रक्तपित्त कहते हैं। इसलिए इसका किसी भी प्रकार भेद दोष नहीं आ सकता है, इसमें दोनों समान मात्रा में ही रहते हैं, मतलब रक्त अपना कलर दे देता है पित्त को, रेड कलर दे देता है, समान गंध और वर्ण, और पित्त जो है वह अपना उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता इसमें मिक्स कर देता है। जिस तरह से गंगा नदी और यमुना नदी अगर मिल जाती हैं इलाहाबाद में, तो यमुना नदी का पानी जो है वो काला है और गंगा नदी का पानी जो है वो सफेद है। जब मिल जाते हैं तो वो कैसा एक कलर आ जाता है। इसी तरह से रक्त और पित्त मिल जाते हैं तो द्रवता, गुणता, कर्मता ये सब मिल जाते हैं, और इसके वजह से वो उष्णता, तीक्ष्णता इतनी ज्यादा रहती है कि रक्त वाहिनियां बस्ट हो जाती हैं, जहां पर भी उनका वीक रहेगा और इतना ज्यादा उष्णता, तीक्ष्णता रहती है तो रक्त वाहिनियां फट जाती है और वहां से खून आने लगता है। इस तरह से रक्त पित्त हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और अपना अपना ये अनुभव बताइए कि आप लोग के पास किस तरह के पेशेंट आते हैं, आप लोगों ने कैसे पेशेंट देखे हैं, वह बताइए। जी डॉक्टर कंचन जी, आपके पास पेशेंट ऐसे देखे हैं आपने?
प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आपके प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट देखे हैं 17 साल के प्रैक्टिस में? हाँ सर, बहुत देखे हैं। ऊर्ध्वक रक्तपित्त भी देखा है सर, अधोक रक्तपित्त भी देखा है, तिर्यक भी देखा है सर। इसमें ना लिवर सिरोसिस विथ वेराइसिस जो होता है ना, वहाँ पे भी मिलता है हमें। नासागत तो कॉमनली मिल जाता है। और एक जैसे अधोक रक्तपित्त में सर हम फीमेल में भी जैसे एक रक्त प्रदर जैसे बोला जाता है, वहां पे भी रक्तपित्त की संप्राप्ति दिखती है। और एक अभी मेरा एक केस चल रहा था जो मैंने आप यहाँ पे संभाषा में भी लाया था, जो कि ब्लैडर क्या क्या कार्सिनोमा मुझे लग रहा था। तो उनको ना बहुत ज्यादा क्लॉट्स जा रहे थे, तो वो टेस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, पर मुझे वो अधोक रक्तपित्त ही लगा था सर, और मैंने उसको वैसे ही ट्रीट किया था। पर फिर भी वो गांठें नहीं कम हो रही थी, खून की ऐसे पूरी बड़ी बड़ी गांठें आ रही थी। पर अभी वो 3 महीने तो एकदम नॉर्मल रहे सर, वासाघृत वगैरह देने के बाद भी। पर अभी ना उनको 8-10 दिन पहले इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ी। शायद वो जो गांठ आके अटक गई थी, उनका यूरिन ही पास नहीं हो रहा था। तो अभी काफी अच्छे हैं। तो उनको भी सर सेम ऐसे ही अधोक रक्तपित्त वाला ही सिम्टम था, पर अभी उनका जो टेस्टिंग के लिए भेजा गया, पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, टाटा में भेजा गया है। तो देखती हूँ सर, वो हो सकता है कि कार्सिनोमा आए या फिर नहीं आए, तो फिर मैं उनको आगे भी अधोक रक्तपित्त वाला ही ट्रीटमेंट चलाऊंगी। शायद हो सकता है कि वो अधोक रक्तपित्त का ही संप्राप्ति कैंसर में कन्वर्ट हुआ हो, क्योंकि अभी एकेटी वगैरह चला रहे हो ना सर, तो एकदम नॉर्मल है। मतलब ऑपरेशन करने के बाद काफी सीवियर, मतलब उनको 3-4 दिन इतना कंटिन्यू फीवर था कि जो एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला देने से बिल्कुल एक दिन में, और लंघन करने से वो एक दिन में नॉर्मल हो गए थे सर। अभी आगे भी शायद मैं वैसे ही ट्रीट करूंगी, मैं बताऊंगी यहाँ पे। काफी मिलते हैं सर ये ऐसे पेशेंट। और नासागत रक्तपित्त तो अभी जैसे धूप आ रही है ज्यादा, तो लोग धूप में घूमते ही है, तो काफी मिल जाते हैं नासागत रक्तपित्त के भी। जी सर। हेलो। हाँ, पहले के जमाने में लोग कैसे पगड़ी पहनते थे, पगड़ी पहन के सिर ढक के ही बाहर जाते थे। आजकल वो सब नहीं है कि सिर ढकना क्यों है। आजकल जो बॉयज हैं वो लोग को सिर नहीं ढकना होता है, तो फिर रक्तपित्त के बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे ये हैं। हाँ, गांव साइड में हम, मतलब हमारा जो गांव है ना, खामगांव और अकोला साइड या और नागपुर वगैरह, ये साइड तो बहुत धूप रहती है सर। और अभी कैसे ना लोग निकलते हैं बाहर, वो कितना भी आप स्कार्फ लगाओ या फिर जो भी है, मतलब सफेद कलर के रुमाल पहनते हैं बड़े बड़े, तो भी वो मतलब इतना धूप रहता है सर कि उनको होती है बहुत सारे। और जिनकी मोस्टली पित्त प्रकृति या पित्तवर्धक आहार विहार करते हैं ना, उनमें मिलता है सर नासागत रक्तपित्त। जी। जी सर। और आपने पूना की लड़कियां देखी है, पूना की और इंदौर की, वो सिर हाँ ऐसे सर, वो पूरा स्कार्फ लगा के घूमती है वो गाड़ी पे। ज्यादा अच्छा है, सेफ है। हाँ, सेफ रहता है वो सर। जी। व्हाइट कलर के स्कार्फ बड़े बड़े और पूरा ढक के, आंखें ओपन रहती है, मतलब वहां पे भी वो केवल आंखें दिखती है, टैटूज। बाकी सब ढका रहता हाँ है। हाँ। जी सर। जी। और आकांक्षा मैम आप कुछ बताएंगी? आकांक्षा मैम, मैम शायद खाना बना रही है। अवंतिका जी, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं थोड़ी देर में मैं बच्चे को छोड़ने जा रही हूँ। हाँ हम समझ गए थे। जी सर। अवंतिका जी, आपने रक्तपित्त के पेशेंट देखे हैं क्या? प्रणाम सर। प्रणाम। आपको मालूम हाँ है, सर। जो उज्जैन नगरी है, उज्जैन नगरी, उसको ना अपने वेदों में अवंतिका जी नाम सर। था, उज्जैन नगरी को। जी सर, मेरे संस्कृत प्रोफेसर ऐसे ही मेरे को बोलते थे कि उज्जैन नगरी की तो राजकुमारी है क्या। हाँ तो है ही ना आप। ठीक है, आप बताइए। अरे ऐसा नहीं। रक्तपित्त का केस आप नाना जी की उसमें देखिए सर, जी क्योंकि वो उनका आहार विहार जो काफी तज रहा है पूरे जीवन काल में। अब तो वो नहीं रहे, 1.5 साल हो गया निकल गए। जी पर वो सर, ये बात मैंने माइंड किया कि वो हमेशा मुखिया थे सर, वो पगड़ी वगड़ी बांध के चलते थे हमेशा। हम्म तो वो मैंने खुद उनका अनुभव ये बताता था कि जिस दिन मेरे को बहुत चीज शेयर करते हैं, बांधते हैं, मेरे सर में एकदम ऐसा कुछ बजने, बर्निंग सेंसेशन होने लगता था।
वो बताते थे सारा कुछ, और हमेशा उनका बीपी भी सर बढ़ा हुआ रहता था अक्सर। तो चूंकि इधर सर चलता है, आप जानते होंगे, जो लहसुन सब मिला के सर कुचला बोलते हैं, हम्म। इवन उन्होंने खाया तो पित्तज आहार विहार होने के चलते, और सर बिहार ठीक ही ठाक है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो ये उनमें रहा, और सर उनका डेथ भी ब्रेन हेमरेज से हुआ सर। अच्छा, हाँ, रक्त वाहिनियां फट गई और इसलिए ब्रेन हेमरेज हो गया। जी। और आपने आपके प्रैक्टिस में नहीं आए पेशेंट अवंतिका जी? से सीखा नहीं था चाहे। जी सर। हेलो। आपके प्रैक्टिस में नहीं पेशेंट देखे आपने? प्रैक्टिस में सर एक केस मैंने बताया था ना, रक्तपीत का, हालांकि वो चली गई, रुकी नहीं प्रैक्टिस। जी, आपका आवाज कट रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। और किसी को कुछ बताने? पहले जो कि वो एलोपैथिक मेडिसिन। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, तो अत्यार्थों का केस था उसके साथ, वो 26 साल की लड़की थी। जी। तो सर वो कोई ट्रीटमेंट उसको एकाएक रोका गया था सर। तो आपने अत्यार्थव में क्या दिया था दवाई? अवंतिका जी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। तब तक हम मैं लोग। तब ट्रीटमेंट में दे रही थी, तब सारा दुर्वा का नशे भी कराया, रुक जाता था। जी जी, ठीक है। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, सुन पा रही हैं क्या? प्रणाम सर। प्रणाम। आपने रक्तपित्त के पेशेंट देखे हैं? अधोग रक्तपित्त या तीरक रक्तपित्त या ऊर्ध्व रक्तपित्त? हाँ सर, उधर रक्तपित्त के पेशेंट्स तो कई देखे हैं सर, क्योंकि यहाँ भी जब सबका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है लेकिन कट रही है। सर एक कृमि जन दूता वाला जो मैंने पूछा था। हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो मिट्टी पे कोई सर मिट्टी बहुत ही वीक है सर। तो सर एक दिन में सर नीरू और रात में अनुवासन बस्ती दी जा सकती है सर, कि उसका कृमि का भी काम वो सही होते जाए और उसका ब्रीहन भी होते जाए। 24 घंटे बराबर, में दोनों बस्ती होता है सर। होता है होता है। सुबह एक दे दीजिए, शाम को दूसरा दे दीजिए। होता ठीक है है सर। सर। मैम ये कराते हैं, ये तो कि जहाँ भी इंडोर पेशेंट होते हैं तो वहाँ ये भी कराते हैं, क्योंकि वो सुबह और शाम में दोनों बस्तियां लगवा देते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। जी। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप फिर से बताइए, अभी आपका आवाज आ रहा है। हाँ सर, जैसा बताया कि ये नॉर्थ में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भी ग्रीष्म ऋतु में काफी टेम्परेचर हाई जाता है, और ऐसे में यदि कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति अगर कोई पित्तज आहार करके या फिर बाहर घूमने का ही कार्य करता है तो उसमें हमें उच्च रक्तपित्त के पेशेंट्स काफी मिलते हैं। जी। तो कैसे रहते हैं, मतलब क्या सिम्टम्स लेके आते हैं? डॉक्टर रमेश गौतम जी, आप कुछ बताएंगे? जैसे उसमें सर काफी अच्छी रिकवरी होती है। और अधोग रक्तपित्त में सर उसमें सर हैवी मेंसेस और हैवी ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स भी आते हैं, जहाँ पर पित्त प्रकृति है और हमें कोई कॉज नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वहाँ भी सर अधोग रक्तपित्त का जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें फायदा होता है सर। जी। पवन जी, आप कुछ बताएंगे? प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर वैद्य को। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बता दिया सर। जैसे उद्रव में जितने भी केसेस रहते हैं पित्त प्रकृति वाले, जैसे नोज ब्लीडिंग वाले, तो कितने सारे पेशेंट होते हैं, उनमें पित्त का ही ज्यादा मिलता है। जैसे सर हाइपरटेंशन के उसमें अगर मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हाइपरटेंशन के बहुत सारे मरीज रहते हैं जिनमें उद्रव रहता है। और एपिस्टेक्सिस जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट रहते हैं उसमें, और जैसे लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट रहते हैं उसमें बहुत सारे पेशेंट होते हैं। और जिन लोगों को सर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, मतलब जिनका प्लेटलेट काउंट वगैरह बहुत ज्यादा कम हो जाता है, डेंगू में भी कितने सारे पेशेंट्स ये पित्त का ही पहले उसमें परिपेक्ष में नहीं देखते थे। मैं तो सिर्फ इसको पित्त में
रक्तपित्त सिर्फ उसी को ही मानता था जिसमें नाक से ब्लड आता है, पर इतना ज्यादा ये अलग अलग डायग्नोसिस के बारे उसमें नहीं देखता था। ये पित्त की वजह से भी हो सकता है। अगर हम ना प्रॉपर ध्यान से देखें सर, हिमेटेमेसिस वाला जैसे लिवर सिरोसिस है, उसमें भी तो पित्त का ज्यादा प्रकोप होता है, तभी ब्लीडिंग का ज्यादा वो रहता है। और जो ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट रहते हैं वो भी आप देख लेना, उसमें भी पांडु के भी लक्षण मिलेंगे, पित्त की भी ज्यादा एग्रीवेशन मिलेगा, वो भी ज्यादा मिलते हैं। जैसे फिर और ये तिर्यक वाले में सर डेंगू का भी आ गया, जिसमें प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाते हैं। एक हीमोफीलिया एक बीमारी रहती है सर, उसमें भी ऐसा ही लगता है जैसे भी थोड़ा सा भी कहीं से भी वो हो जाए तो तुरंत कहीं से भी ब्लड निकलने लग जाता है, आंखों से भी ब्लड निकलने लग जाता है, कानों से भी ब्लड निकलने लग जाता है। फीमेल जैसे सब लोग कहते हैं, सब लोगों ने बताया, जैसे अदो में तो इसमें मेनोरेजिया का पेशेंट रहते हैं, मेटोरेजिया के कितने सारे पेशेंट्स रहते हैं, अर्स वाले कितने पेशेंट रहते हैं, और कहीं पे अगर हम पूरा ध्यान से देखें तो उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा मिलता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जी। मतलब हर बीमारी में ना देखने को मिलते ही है। हीमोफीलिया हो गया, ये लिवर सिरोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और ये जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में हो गया, उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट ही ज्यादा मिलता है अगर हम ध्यान से उनका पूरा स्टडी करके। तो पर हम अब नए नई चीजें वो अलग अलग आवरण चढ़ा है ना हमारे पास ऊपर एलोपैथी का, तो हम अब उसको नए तरीके से अब और ज्यादा देखेंगे जी। सर उसका कोरिलेशन उदर रक्तपित्त से करें या तिर्यक रक्तपित्त से करें? तिर्यक में तो है ना हीमोफीलिया का कितने, हेलो हाँ सर बोलिए ना। तिर्यक में है ना हीमोफीलिया के कितने सारे पेशेंट मिल जाते हैं, कान से ब्लड के वाले कितने पेशेंट्स, आंख से ब्लड वाले बहुत। डेंगू रैश रहती है ना होल, वो हम आवाज तिर्यक आवाज रक्तपित्त ही समझे। आवाज नहीं आ रहा आपको। क्या आवाज नहीं आ रही। डेंगू में जो पित्त रहता है सर, आ गई? हेलो, हाँ हेलो कौन सर, आ गई जी क्या आवाज? हाँ सर, वो डेंगू रैश जो रहती है ना, पेशेंट को रहता हाँ है प्लेटलेट काउंट हाँ कम, वो भी इसी टाइम में काउंट होगा ना, वो हाँ, तिर्यक वाला ही आएगा ना। तो उसमें सर चिकित्सा हम कैसे करें मैनेजमेंट? तो पित्त का तो आप देखो, कभी कभार आप उनका अगर हेतु निकालेंगे या उनका मतलब जो सिम्टम निकालेंगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा, उसमें आपको घबराहट, बेचैनी ये वगैरह सारा मिलेगा, और दाहा मिलेगा पूरा बॉडी के अंदर उनकी, और उनका जितने भी लोग देखेंगे उनमें कलर टेक्सचर वगैरह ना आपको वही पित्त वाले ही लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब दिमाग में घूम रही है ना वो बातें, उस पेशेंट का कैसा कलर था, पांडु कलर, पीला कलर, आंखों का पीला कलर, ये सारा तो मतलब वही। अब हम पित्त वाले पेशेंट में क्या देखते हैं, पित्त वाले में यही तो देखते हैं, उसका कलर कैसा है, तामर कलर का पेशेंट रहता है, ठीक है ना। गोरे लोगों में ज्यादा मतलब ऐसा होता है। हाँ, जैसे प्रकृति के अकॉर्डिंग भी तो हम देखेंगे ना उसमें, भाई ये पित्त ये पित्त, ठीक है ना। तो हम प्रकृति का इन्वॉल्वमेंट करके देखेंगे तो उसमें हमें पता ही लग जाएगा भी ये पित्त वाला, और पित्त वालों में ही ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। जो सर उसमें ईचिंग भी रहता है, जैसे मानो दर्द जैसा भी रहता है, पेशेंट को रक्तपित्त जैसा भी रहता है, तो उसमें कोरिलेशन हो थोड़ा सा। परपरा में होता है, जब डेंगू में परपरा होता है उसमें क्या होता है, ईचिंग तो होने लग जाती है ना, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, और उनको बर्निंग सेंसेशन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, और वॉमिटिंग आने का भी उनका रहता है। सारे पित्त वाले लक्षण ही मिलते हैं। वैसे तो हम उसमें पित्त की चिकित्सा मॉडर्न के अनुसार तो करते हैं ना सारे लोग, एंटासिड दे दिया, कुछ दे दिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर। और तो जैसे सर इसमें आयुर्वेदिक मैनेजमेंट हम कैसे करें, इसमें कोरिलेशन करके? इसमें जैसे दर्द का करें या तिर्यक रक्तपित्त का? वासा, तिर्यक और ये आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में बहुत अच्छी रिजल्ट्स है, क्योंकि जैसे अभी पवन सर ने बताया, ये सारी कॉम्प्लिकेशन में जैसे आयुर्वेद
बताता है, वैसे तिर्यक, ऊर्ध्वक और अधोक ये रक्तपित्त के पेशेंट आपको बहुत कॉमनली मिलते हैं। आज का तो जो पुणे का हालत है फिलहाल, बहुत ही मैंने ऐसे काफी सारे केसेस रक्तपित्त में जाते हुए भी देखे, कॉम्प्लिकेशंस के भी हैंडल किए, लेकिन पर्सनली मैं खुद रक्तपित्त की पेशेंट थी बिकॉज खेलते वक्त में, धूप में खेलते वक्त में मेरा 2-3 बार जब उठा, उसके बाद में मुझे बहुत केयर लेना पड़ता है। लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा है कि लोगों को यहाँ पे, महाराष्ट्र के लोगों को परभनी मालूम होगा। परभनी एक ऐसी डिस्टेंट एरिया है जहाँ पे हमारे जैसे व्यक्ति नागपुर परभनी का हीट नहीं झेल सकते, जिनको वो लू की आदत नहीं है। दिल्ली में थे तो लू की आदत थी, लेकिन वहां पे 42 डिग्री या 44 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोजेक्ट की वजह से मैं एनजीओ रिलेटेड काम के लिए गई थी। मैम वहां पे बस ऐसे समझिए कि इट वाज अबाउट अ कंडीशन टू गो टू स्ट्रोक, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं था, क्योंकि ऐसे कुछ लगा नहीं था कि इतना तकलीफ होगा या इतना हैवी होगा। इट वाज 8 आवर्स जर्नी। अपना जो वासा है और दुर्वा है, और जो आइडियल है वो चीज तो होनी चाहिए, लेकिन हम इमरजेंसी कोई चीज रखते नहीं है। उस वक्त में धूप इतनी ज्यादा, तो दुर्वा मिलना बहुत मुश्किल था। सूखी हुई वनस्पति थी जिसका नाम टंटनी है इन मराठी। अभी उसका इंग्लिश नेम क्या है मुझे मालूम नहीं। मैंने मेरे एमडी के वक्त में परमिशन पूछने का कोशिश किया था कि मुझे इस पे प्रोजेक्ट दीजिए, क्योंकि मैं ये रोपण के लिए काम करती हूँ, तो उस वनस्पति का स्वरस इस्तेमाल करती हूँ। गलती से मुझे वो मिल गई थी किसी के वरांडे के वहां पे। इतना सिंकोप की टाइप कंडीशन थी और भ्रम इतना विचित्र था, तो दुर्वा का सूखी हुई कुछ पत्तियां और वो टंटनी का स्वरस, ऐसे ऐसे ही हाथ में बाजू में कोई चीज, क्योंकि घर वर तो था नहीं, वी वर इनटू कार में भी कोई चीज ऐसी नहीं थी। वी वर 6 पीपल अराउंड, और वो नाक में डाला था, हेडलो करके रहे थे। उसके बाद में फिर 1-2 घंटे के बाद में सुचेकर और ये प्रवाल पंचामृत और ये लिया था, लेकिन खून भी रुक गया था। और दूसरा चीज, टेम्परेचर इतना हैवी था कि गिडीनेस पूरा 1 दिन तक नहीं गया था। पर्सनली मेरा बेटा जो है वो डेंगू सर्वाइवर है। अभी जो सर बता रहे थे वो सारी फेजेस, मतलब परपिरा, उसके बाद में डेंगू के प्लेटलेट्स फूटने के बाद में नेजल ब्लीडिंग, देन उसके आगे की कंडीशन असाइटिक फ्लूइड और पेरी जिसे बोलते हैं दोनों की लंग्स में भी जो एक्यूमुलेशन होता है, ये सारी फेजेस मैंने खुद मेरे घर में देखी है विद इन 24 आवर्स। और हीमोरेजिक डेंगू था, तो ही इज अ सर्वाइवर आउट ऑफ दैट। 5000 प्लेटलेट से 1.5 लाख प्लेटलेट तक लाना बहुत मुश्किल काम था उस वक्त में, जब बाकी डॉक्टर्स ने ऊपर किया था हाथ। और ये रक्तपित्त क्या होता है, कैसे पेशेंट इसमें जाता है, मतलब जैसे सर बता रहे वैसे पित्त और पित्त कारक का आहार विहार वगैरह, ये सारे हेतु एक जमाने में वो हेतु कॉमन थे। अभी के हेतु कुछ और ऐड मैं करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने यूरीमिया जैसी कंडीशन और डीयूवी जैसी कंडीशन देखी। जैसे अभी परसों ही मेरे पास में एक केस थी, उसका सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ट्रीट कर रही हूँ मैं, लेकिन सारे पित्तकर आहार विहार थोड़े लॉर्ड घर से है, तो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड है वो, सारा जंक फूड वगैरह खाना। तो मैंने उसका पंचकर्म शुरू किया, और हार्डली फर्स्ट डे पंचकर्म का था, उसकी डेट 7 डेज के बाद में थी। तो उसका कुछ ना कुछ ऐसे ग्राफ एक्सेस हो गई, लेकिन मुझे लगा कि इसका विरेचन कराना जरूरी है, बाद में ही बस्ती करना चाहिए। और पेशेंट बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं थी। विदाउट स्वेदन, सिर्फ स्नेहन और पूर्व सब कुछ अभ्यंग वगैरह करके नाभि पूरण और ये शुरू किया। उसका विरेचन का भी दूसरे दिन मुझे कराना है, तो उसको मेंसेस, बहुत हेवी मेंसेस आया। तो मुझे उसको, जिसे बोलते हैं कि वासा स्वरस और प्रवाल पंचामृत और मौक्तिक से उसको पहले, मैं गैरिक बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास में कैंसर पेशेंट विद एपिस्टैक्सिस, मतलब जो सीएमएल लेवल में काफी बार केसेस रहती। एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि उसको हॉस्पिटल में ले जाने लायक उसका कंडीशन नहीं था, पैसे नहीं थे। सोलापुर की केस थी, मैंने बताया हुआ कि मैं 2 गाँव को फ्री कंसल्ट करती हूँ, वहाँ पे काफी मेरे कैंसर पेशेंट्स हैं। तो जो मेरे ब्लड कैंसर की सर्वाइवर है, उसने उसको भेजा था। यंगस्टर 35 एज का पेशेंट था। ग्रेप्स का जो ये रहता है फार्म, उसमें वो काम करते करते उसको चक्कर आ गया था, एंड उसके बाद में उसको डिटेक्ट हुआ था ब्लड कैंसर। बट ही वॉज ब्लीडिंग हेविली। सह्याद्री का ट्रीटमेंट ले जा चुके थे, किसी ने नंबर दिया इसलिए आए थे, लेकिन दे वर नॉट एट ऑल पेन। और उसका ब्लीडर ऐसे था कि जमीन तक उसका ब्लीडिंग गिरता था नाक से, तो नाक से भी, मुंह से भी। हमने उसको रात भर में जिसे बोलते हैं कि सब जगह पे, मतलब पैरों पे भी पट्टियां, उसके बाद में जो दुर्वा और वासास्वरस है
वो बहुत, एक उदुम करके सिरप है जो मैं यूज करती हूँ यूजुअली ब्लड कैंसर या अनकंट्रोल ब्लीडिंग या पीवी ब्लीडिंग जब रहता है, तो उस इसमें हमारा बाकी का नागकेशर और जो पित्त पापड़ा प्रवाल इसके साथ में, वाड़ा इसके साथ में। लेकिन उसको जब मैंने ट्रीटमेंट दिया था तो लिटिल इट वाज अ कंडीशन कि हमें लगा नहीं था कि पेशेंट सीधा 6000 7000 प्लेटलेट पे आ जाता था वो। तो उसको ओवरनाइट हमने 15 से 20,000 के प्लेटलेट तक ले जाने तक हमने उसका ब्लड सीज किया था आयुर्वेदिक से। उसके बाद में उसको बोला था कि आपको कुछ भी करके हॉस्पिटलाइजेशन करना है, उनके पास में पैसे ही नहीं थे। और उस वक्त में मैंने आयुर्वेद का रिजल्ट देखा था कि आप जब काढ़े देते हो, जब आप प्रवाह पंचामृत गैरिक देते हो, उसको खाने के लिए सारा जो भी खाना था वो सारा लिक्विड डाइट और दुग्ध सिद्ध सिरपा किए दिया था। और बार बार उसको उदम सिरप और वासा और दुर्वा स्वरस इसका नस से दिया जाता था। मुंह में उसको कवल धारण करने के लिए बोला था क्योंकि ब्लीडर्स उसके फूटते थे। और उनको बोला था कि आप कुछ भी करके सुबह इनको ये करिए, मतलब यू हैव टू शिफ्ट देम अप, बिकॉज पेशेंट सोलापुर का था, मेरा डे केयर है पर्सनल, मेरा जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे एडमिशन का कोई भी ये नहीं है, लेकिन बिकॉज दे वर नॉट पेइंग, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था इसमें। और दूसरा चीज, वो पेशेंट 3 से 4 महीना में 1.5 लाख के ऊपर 2 लाख के ऊपर प्लेटलेट चला गया था उसका, इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला था। लेकिन देर आर लॉट ऑफ इमरजेंसी कंडीशन कि जहाँ पे आपको यूरेमिया भी दिखता है काफी, जो पेशेंट कीटोसिडोसिस में या फिर किडनी फेलियर में, जब बहुत सीवियर किडनी फेलियर होता है और बार बार डायलिसिस कर करके पेशेंट का क्रियाटिन भी इतना बढ़ जाता है और उसके बाद में पेशेंट के शरीर के अंदर रस और रक्त धातु इतनी हानि हो जाती है कि वो बाद में यूरेमिया में ही रहता है और बहुत सीवियर कंडीशन रहती है कि वहाँ पे तकलीफ बहुत होती है, रुचा बहुत होती है, पेशेंट लिटरली क्राई करता है। तो उस वक्त में जो आपको हैंडलिंग रहता है, तो जो काढ़े है उसमें भी उशिरासव वगैरह बहुत अच्छा फायदा देता है, वासा सोरस, वासा घृत, और उसके साथ में जो हमारे पित्तज्ञ गण है उस इसके खास करके वनस्पतियां गैरी, प्रवाल पंचामृत, मौक्तिक, कामनुदा, रक्तपाचक भी उसके साथ में, और स्पेशली अडुल्सागन, क्योंकि टीडीएस डोज या 2 आवर्ली डोज का मैंने मोचरस का बस्ती का भी नहीं दिया, लेकिन नॉर्मल बला बस्ती है या फिर चंदन मला लाक्षादी बस्ती है, इसको भी बाद में चलाया तो अच्छा रिजल्ट मिला है। पेशेंट की कंडीशन हमेशा, जब भी ऐसे पेशेंट आप इमरजेंसी हैंडल करते हो, आपने हमेशा काउंटर रखना है आरबीसी और प्लेटलेट पे। मेरे बेटे का आज भी वह साल में हर 3 महीने में प्लेटलेट किया जाता है, लेकिन जिस वक्त में उसको हेमोरेजिक डेंगू हुआ था वो 2009 का वक्त था, जब पहली बार ऐसी कंडीशन थी जैसे अभी कोरोना के वक्त की थी। इट वाज फर्स्ट अटैक ऑफ स्वाइन फ्लू। इट वाज वेरी टेरिफाइड। हेलो, या तो उस वक्त में इतना कंफ्यूजन में था कि जो मेरे गुरु है देशमुख सर, जहाँ पे हम एमडी के, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिया था, क्योंकि प्लेटलेट 15,000 10,000 करके 6,000 5,000 तक विद इन 24 आवर्स पहुंच गए थे। और मैं रूबी जहांगीर की तो पैनल कंसल्टेंट थी उस वक्त में, उन्होंने बोल दिया था कि आपको एडमिट करना है और प्लेटलेट चढ़ाने हैं। बट बिकॉज इनटू माय प्रैक्टिस आई हैड नेवर गिवन बीटी टू माय कैंसर पेशेंट इवन, तो मेरा वो जिद था कि मैं प्लेटलेट चढ़ाऊं और फिर वेट एंड वॉच करूं, उसकी बजाय मैं घर में ट्रीट करूं। तो मैंने बेटे को घर में ही ट्रीट किया था। बहुत कॉम्प्लिकेशन से गुजरा वो 15 साल में, बट टुडे इज अ वेरी हेल्दी एंड वेरी फाइन, इज अपियरिंग फॉर एनडी ऑन दिस 10th। ये जो भी तिर्यक रक्त पित्त और इसकी ये सारी कंडीशन अभी पवन सर जो बता रहे हैं ना आपको, जब इवन लॉट ऑफ अब्यूज ऑफ ब्लड थिनर्स, मैंने ऐसे केसेस देखे, अभी सर ने बताया ना, जो अब्यूज ऑफ स्टीरॉइड्स एंड अब्यूज ऑफ ड्रग्स की वजह से उनका लिटरली वाहिनी फूट के ब्लड निकल रहा है। मतलब मैंने एक जिमर को देखा है कि जिसने प्रोटीन पाउडर और कुछ स्टीरॉइड इंटेक किया था, वो मेरे ओपीडी में जब आया ना तो उसके सामने तब पैर में बस खुजली आ रही थी और वाहिनी फूल गई थी। लेकिन जब वो घर तक पहुंचा, उसको ट्रीटमेंट देके पहुंचा है, उसको जैसे चिंगारी निकलती है ना, वैसे उसकी ब्लड की ऊजिंग निकल रही थी। उसने वीडियो शॉट निकाल के भेजा था कि मैडम ऐसा ऐसा है। और फिर उसको मैंने, मतलब सबसे पहले तो लाइगेशन और ये सब चीज के लिए बोला जाता है, तो मैंने उनको फोमेंटेशन, कोल्ड फोमेंटेशन करके पहले उस वाहिनी को दबाइए, जो अपना बैंडेज है उसको ये करके, और फिर आप ओपीडी तक आए, नहीं तो सीधा हॉस्पिटल जाइए। लेकिन उनको जो मेडिसिन वगैरह दिया था उससे उनको हेडेक और चक्कर आना कम हो गया था, तो उनका बहुत फेक था। लेकिन मैंने वो कंडीशन देखी है मैम, एंड इट वाज हेवी जिमिंग विथ प्रोटीन पाउडर, जो मार्केट के
क्रिएटिन रिच प्रोटीन पाउडर, इसकी वजह से मुझे स्पोर्ट्स मेडिसिन पे मैंने बहुत स्टडी किया था, तो बहुत दिन लगे थे मुझे उस पेशेंट को नॉर्मल लाने में। तो वो भी मैंने केसेस देखे कि जो ड्रग इंड्यूस्ड रक्तपित्त रहता है या तिर्यक या अधोग रक्तपित्त रहता है, लेकिन सिर्फ मल और मूत्र मार्ग से नहीं, योनि मार्ग से भी और नीचे की जो अधोग रक्त वाहिनियां है उससे भी ये देखा है। डीबीटी के पेशेंट्स हैं जो वेराइसिस और मतलब वेरिकोज और डीबीटी के, इसमें जब वो उनको वार्फ दिया जाता है, और मैं मतलब मैंने इससे पहले मैं बहुत डरती थी, 10 साल पहले मेरा प्रैक्टिस बहुत सेफ साइड में एलोपैथी भी चलाती थी और आयुर्वेदिक, लेकिन जब मैंने उनके ड्रग्स के ऊपर स्टडी किया और मैंने हालत देखी है लोगों की, तो आज मुझे कुछ भी नहीं लगता। मैं स्टेरॉइड और वार्फ और ये सारी चीज, हाँ उसके लिए आपको एंटीडोट आयुर्वेद का बहुत तगड़ा देना पड़ता है, बहुत हेवी डोसेस देने पड़ते हैं। जैसे सर बताते ना 50-50 ml के काढ़े आपको 2 hourly 3 hourly, जो मेरी घनवटियां है वो सबलिंगुअली में दे देती हूँ शहद के साथ में चाटन, ऐसे कुछ देख के फिर मैं वार्फ और ये बंद करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे कि लिटरली उनके, मेरे पास में अभी भी फोटोज होंगे, मैं जो वेरिकोसिडिस की पेशेंट पोस्ट सर्जरी विद वार्फ एंड इंड्यूस्ड ब्लीडिंग विद वार्फ, ओवरडोज ऑफ वार्फ, ऐसे केसेस को हील किया है। तो उनकी वाहिनियां लिटरली नीली होके टॉर्शियस होके वहां से ब्लीडिंग करके वो जख्म भरते नहीं है, और वो उस 7-7 साल तक 8-8 साल तक पोस्ट ऑपरेटिव जो वेरिकोसिडिस के बाद में जो ग्राफ्ट लगाते हैं ना, उसके बाद में भी उनका ब्लीडिंग रुकता नहीं। तो वो भी हमारे लिए तिर्यक ही रक्तपित्त हुआ, उनके लिए वो वार्फान, इसके बिकॉज उसमें ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी जो कोएगुलेशन फैक्टर है ब्लड का, वो इतना अल्टर हो जाता है कि जैसे CML AML में कुछ और इरिटेंट होगा विच इज अननोन, इट इज इडियोपैथिक पैथोलॉजी, वैसे यहाँ पे वार्फ और ब्लड थिनर या इकोस्प्रिन के भी मैंने अभी 350 mg 250 mg मैंने ऐसे केसेस देखे कि जिनको फर्टिलिटी के लिए, लिटरली फर्टिलिटी के लिए ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उनका 2 एबॉर्शंस हो चुका है और उनका 1-1 साल तक इकोस्प्रिन हुआ है। मेरे पास में वो केस अभी चल रही है, मैं जरूर वो प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि अभी उसका एब्सोल्युटली नॉर्मल ओवुलेशन किया है, लेकिन 46-45 उसका वेट, और वो पेशेंट इतनी लीन, इतनी डरपोक, इतना ज्यादा उसमें विभेति वगैरह जो भी हमारा ओजक्षीणता के लक्षण बताए ना, ऐसी कंडीशन में लाके 1 साल में अचीव किया कि उन्होंने मालूम नहीं, लेकिन HCG के इंजेक्शन दे दे के 30-30 mm तक उनके फॉलिकल बढ़ते थे, लेकिन कोई रप्चर नहीं, कोई कंसीविंग नहीं। लेकिन हाँ, तिर्यक रक्तपित्त, उसके बाद में जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त, ऐसी कंडीशन, उसके बाद में इकोस्प्रिन बंद करने के बाद में उनको, उनका ब्लड प्रेशर अभी हार्डली 90/65 से मैं उनको ट्रीट करती हूँ। हमेशा उनको मैंडलिंग देना पड़ता है। अगर 120-80 उनका बीपी नहीं होगा तो उनका ब्लड सप्लाई बच्चे की तरफ जाना ही नहीं है, और बिकॉज उनको न्यूट्रिशन बेबी को नहीं मिलेगा तो 9 मंथ तक प्रेगनेंसी सस्टेन ही नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से आइडियल संप्राप्ति आपको आयुर्वेद की तरह मिले कि नहीं मिले, लेकिन आप हमेशा ये जो लाइन ऑफ यहाँ पे माधव निहान सर पढ़ा रहे, वो वैसे ही कंडीशन वहां पे बैठती है, क्योंकि उसके हेतु मिल जाते हैं और आप ट्रीट वैसे करते हो ना, तो यू गेट अ वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हेलो अंजना मैम, हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, हेलो नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। यही पूछना था कि जब हम पेशेंट ANC रहता है हमारे पास, तो 6-7 मंथ में उसका BP बढ़ जाता है, तो एंटीपार्टम हेमोरेज और डिलीवरी के बाद भी पोस्टपार्टम हेमोरेज रहता है 28 आवर्स में, तो वो हम तिर्यक पित्त माने या ऊर्ध्व अधोग, और उसका कोरिलेशन हम आयुर्वेद में कैसे करें? हाँ मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली मैम, जैसे अगर आप रक्तपित्त की संप्राप्ति देख रहे हैं ना, जैसे आपने बहुत अच्छे से बता भी दिया है, तो रक्त का जो अपने हेतु होते हैं और पित्त के जो अपने हेतु होते हैं, पित्त में उष्ण और तीक्ष्ण गुण जब प्रधान हो जाता है और सर गुण की अधिकता हो जाती है पित्त की, तो ये जो है वो पित्त को पित्त होता है और रक्त के साथ मिलता है, और रक्त भी जो है पित्त के समान लक्षण गुणधर्म वाला होता है, तो पित्त को भी, रक्त को भी वो कहीं ना कहीं से उसका इफेक्ट मिलता है। और जब रक्त और पित्त ये दोनों मिल जाते हैं तो सर गुण की अधिकता का मतलब ही हुआ कि जो धातुओं का जलीयांश होता है, क्योंकि कहीं और से तो आ नहीं रहा है, तो धातुओं का जलीयांश है, एक तरह से कहें कि धातु रूप जलीयांश जो होता है वो रक्त पित्त के रूप में शरीर से बाहर निकल रहा है ना। तभी हम लोग कहते हैं कि रक्त ही जीवन है और रक्त को हमें सेव करना होता है। तो यहाँ पे जो ये आप एक बात और ध्यान देंगे कि अगर हम जहाँ पे इसमें क्या है, उष्ण गुण तो हम कह रहे हैं, लेकिन अगर वो रुक्ष गुण उसमें और मिल जाता है, मतलब वायु का अगर उसमें अनुबंध हो जाता है, क्योंकि रुक्ष गुण प्रधान वायु होता है,
तो वो अधोग रक्तपित्त होता है। और अगर यहाँ कफ का अनुबंध हो जाता है तो वो ऊर्ध्वक रक्तपित्त होता है। ये सबको क्लियर होगा, क्योंकि ऊर्ध्व स्थान कफ का होता है और अधोग स्थान जो होता है वो वायु का होता है। तो यहाँ पे जो आपने पूछा कि पीपीएच है, तो पीपीएच को वैसे हम जो स्टार्टिंग, जैसे हमने पीपीएच को भी डिवाइड किया हुआ है कि प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, है ना। तो प्राइमरी पीपीएच को हम जो है जनरली अधोग रक्तपित्त में ही मानेंगे, क्योंकि वहाँ जो मेन कुपित हमारी अपान वायु हुई है, जिसको हम प्रसूति मारुत भी बोलते हैं। प्रसूति मारुत मतलब ये हुआ कि जो नीचे से हमें प्रसूति में हेल्प कर रही थी, जो हमारी डिलीवरी में हेल्प कर रही थी, उसी वायु का जो है रुक्ष गुण जाके पित्त के उष्ण गुण से मिला और उसने सर गुण को बढ़ाया और उसने रक्त को निकालना बाहर शुरू कर दिया। तो यहाँ जो मैडम ने बहुत अच्छे से भी सारी बातें बताई हैं, अनुरिता मैडम ने, ये भी बहुत इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। मतलब अगर प्रसूति में सबसे बड़ा, अगर कहते हैं कि डिलीवरी के बाद अगर किसी को पीपीएच हो जाता है, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि अभी अभी अर्चना शर्मा वाला केस हम लोगों ने सभी ने देखा कि डॉक्टर को भी सुसाइड तक करना पड़ा। तो पीपीएच समटाइम्स ऐसा होता है कि वो इनक्यूरेबल होता है, और हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि अधोग रक्तपित्त जो होता है वो बहुत ही जो है इस तरह से होता है कि वायु जब पूरी तरह से कुपित हो जाती है और फिर रक्त को लेकर बाहर निकालती है, तो जीवन जो है हम लोग बचाने में असमर्थ हो जाते हैं या बहुत साथ भी हो जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको आप पहले हम अधोग रक्तपित्त नहीं मानेंगे। अगर वो सेकेंडरी पीपीएच में पेशेंट जाती है, पीपीएच हमने प्राइमरी मैनेज कर लिया और वो उसके बाद वो सेकेंडरी पीपीएच में जाती है, तो इसका मतलब फिर ये होता है कि जो हमारी पूरा जो हमारी त्वचा, रक्त, मांस में जो सभी धातुएं जो होती है वो कहीं ना कहीं कुपित हो जाती हैं, और फिर वो जो है वो उसका उष्ण गुण जो है और स्निग्ध और जो है रुक्ष दोनों, मतलब कफ को और वात को दोनों को लेके जब वो कुपित होता है, तो ऊर्ध्व अधोग के बाद तिर्यक रक्तपित्त में उसको हम मान सकते हैं। लेकिन प्राइमरी पीपीएच ही मैनेज करना हम लोग के लिए बहुत, कहना चाहिए ना, कभी कभी टेढ़ी खीर हो जाती है, यहाँ तक कि हिस्टेक्टोमी तक निकालने की नौबत आ जाती है। जी ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रणाम अंजना मैम। जी प्रणाम मैम, प्रणाम। डॉक्टर मीना बोल रही हूँ मैम। अगर मेरे पास एक केस आया है अभी, जिसका कि प्रीवियस 2 डिलीवरीज बिकॉज ऑफ द हाई बीपी टर्मिनेट करनी पड़ी जी, और उसका सिर्फ जब भी उसका वो हाई होता है बीपी, वो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम ही उसका बीपी हाई होता है, अदरवाइज वो नॉर्मल शोधन करिए पूरा अच्छे से मैम। 6 मंथ, एक साल उसको लीजिए आप ना अपने सुपरविजन में, और उसको पूरा पहले संशोधन करिए पूरा, जैसे हम लोग दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, ठीक है। और उसका पित्त कुपित हो रहा है और पित्त के साथ वात कुपित हो रहा है, क्योंकि वो रक्तवात वाला जो कंडीशन में जा रही है, तो रक्त को भी हमें मैनेज करना है, तो हमें पित्त को भी मैनेज करना है। पहले पित्त को मैनेज करेंगे तो हम रक्त पुष्टि को मैनेज कर लेंगे, और यहाँ हमें वात को मैनेज करना है। तो उसके हिसाब से पंचकर्म की आप पूरी कल्पना करिए उनकी, और उनको उसे बताइए कि, और जैसे हमारे शास्त्रों में बताया ना, जो भी आहार विहार है, तो उस तरह का पित्त कुपित होने वाला आहार विहार उसका आप सेवन करा दीजिए। कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आप अभी से उसकी प्रिपरेशन करिए, 18 महीने पहले से, 12 महीने पहले से। और फिर उसके बाद जो है, अगर पेशेंट को बीज शुद्धि हो जाएगी, दोनों की, हस्बैंड वाइफ दोनों की बीज शुद्धि को थोड़ा सा लगेगा, और जब बीज शुद्धि हो जाएगी तो मैडम उसका रेस्पॉन्स मिलेगा। और ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये मॉडर्न वाले यही बोलते हैं कि नहीं नहीं अब ये मेंटेन नहीं हो रहा है, बीबी मेंटेन नहीं हो रहा है। तो जो कारण हो रहा है उसका, मतलब समटाइम्स उसकी जो हेतु है वो भी थोड़ा सा आप देखिए कि क्या कुछ और प्रॉब्लम, किडनी डिजीज या कुछ हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज से, तो वो कहीं ऐसे उसमें नहीं है। तो उसको भी आपके पास समय है तो उसको भी आप सारी जांच वगैरह उसकी करवा लीजिए। एक बार आपको स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि पेशेंट का कॉज क्या है हाई बीपी होने का। अगर ड्यूरिंग पीआईएच ही हम, सॉरी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, वो 20 वीक के बाद ही होता है। 20 वीक से पहले हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नहीं मानते हैं। अगर पीआईएच उस समय होता है तो फिर जैसे शिरोधारा आप करते हो, उसके अलावा शिरो पिचू रखते हो, उसके तल हृदय मर्म वगैरह पे जो हम लोग अपना बात का शमन करने के लिए तेल वगैरह अप्लाई करते हैं, मतलब पेशेंट को 24 आवर्स एडमिट करिए, और 24 आवर्स करके उसकी जो है पूरी जो है बात शमन चिकित्सा हम लोग करेंगे। पित्त से पित्त के लिए भी चिकित्सा करेंगे, पेशेंट आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। और तो फिर यहाँ पे क्षीर बस्ती वगैरह की भी हम लोग फिर क्रिया रखते हैं, क्योंकि हमें फिर पित्त शामक देना होता है। तो जो अनंता, सारीबा, पंजिष्ठा, इस तरह की जो हमारी पित्त शामक औषधियां हैं, पंचबलकर औषधियां, उनको हम फिर क्या करते हैं, जो क्षीर को संस्कारित करके फिर उसकी बस्ती देते हैं, उसका उससे घृत लगा, उससे घृत का जो है संस्कारित करके उसको नाभि पूर्ण करते हैं, अधोदर पे लेपन करते हैं। लेकिन ये मतलब मेरे को लगता है
कि जैसे मॉडर्न वाले तुरंत बोल देते हैं कि ऐसे कर, ये ऐसे नहीं होगा, तो आप प्री प्लानिंग, जो प्री काउंसलिंग स्टेज हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, वहीं से हमें काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप उसे समय लीजिए, 1.5 साल का समय लीजिए लगभग उसका, और आप उसका प्रॉपरली शोधन करिए। आप अच्छे से कर भी लेते हो, तथा सेंटर चलाते हो, विवेचन करिए उसको, और फिर थोड़ा सा उसके बाद उसको मेंटेन करेंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगी। ओके मैम, मतलब वो अभी शोधन के हिसाब से ही आई है मेरे पास, क्योंकि अभी उसका जी जी प्लानिंग, अभी लास्ट दिसंबर में उसका लास्ट जो बेबी है जी। वो एक्सपायर हुआ है। कितने तो वो कितने अभी कितने कितने मंथ की प्रेगनेंसी थी वो? मैम 25 मंथ्स पे उसका टर्मिनेट किया उन्होंने, सॉरी 25 25 वीक वीक्स, पे। 25 वीक्स में थी। यस तो मैम। बच्चे में भी कोई डिफेक्ट आ गया था क्या? है मैम। बच्चे बेबी में भी, फीटस में भी कोई डिफेक्ट तो नहीं था ना? बेबी ठीक फीटस था? को इफेक्ट मैम एक्सपायर कर गया था बेबी। अच्छा अच्छा। तो कितना वो पूछा था, कितना ब्लड प्रेशर जा रहा था उसका? हाँ, उस टाइम मैम उसने मुझे पर्चे दिखाए हैं, उस टाइम उसका BP 200/120 था। अच्छा। और वो बोली कि मैम उससे पहले भी लगातार उन डॉक्टर के कांटेक्ट में थी वो, और 20th वीक तक कोई भी BP हाई होने का कोई कंडीशन नहीं दिखा था। 20th वीक के बाद ही एग्रीवेट हुआ, हाँ और उसके बाद में हाँ। उन्होंने फिर 25th मंथ पे उसको देखा कि वो एक्सपायर कर गया, तो उन्होंने उसको फिर उसकी अबॉर्ट प्रकृति कराया। वगैरह को, उसकी प्रकृति वगैरह को थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिए। और वो जैसे सर बताते हैं ना कि सारे लक्षण जो पित्त प्रकृति के हैं और रक्त दृष्टि के हैं, वो आप एक बार पूरा रजिस्टर में अच्छे से नोट करिए, और इस पेशेंट के साथ उसके साथ मिलाइए। फिर आप देखिए यहाँ पे इसके शमन के लिए हमें क्या क्या कार्य करना है, थोड़ा इस पे अलग से काम करना पड़ेगा आपको, है ना। और थोड़ा सा वायु का अनुलोमन इनका अच्छे से होते रहना चाहिए, क्योंकि बात रक्त, जब रक्त के पित्त साथ और ही जब वात बात पे मिलता है तो बहुत, करनी मैंने कहा ना, है। रुक्ष ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो वो रक्तवात कहा जाता है उसको। तो थोड़ा सा उसमें आप कंसंट्रेट होइए, पहले शोधन करिए, थोड़ा अच्छे से शोधन करिए, और प्रकृति के आधार पर इसको थोड़ा सा उसी जैसे अनंता मूल वगैरह का साधित घृत से ही स्नेहन कराइए थोड़ा, है ना। पद्मक बताया कि मतलब जो हमारे उस तरह के गण देखेंगे, आपको आपको सब पता ही है, तो पित्तग्न द्रव्य के जो गण है उसको आप थोड़ा सा देखिए इसको, और उसी से प्रधान द्रव्यों से इसका स्नेहन, स्वेदन, दीपन, पाचन कराइए। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, मैडम नमस्कार। थैंक यू। जी सर, नमस्ते सर। मैडम जी सर। मैं भी एक इसी टाइप का एक केस दिखा था, जिनका एल्डरली प्राइमी था जी सर। और जी आईयूडी सर। था। तो जी सर। वो जो अभी इनफर्टिलिटी का तकलीफ है उनका, तो उसी केस में कैसे शुरू कर सकते जी हैं? सर, वो एज उसकी कितनी होगी लगभग पेशेंट की? 35 से ज्यादा है मैम, एग्जैक्टली मैं पता नहीं पा रहा हूँ अभी। आईयूडी किस एज में हुआ था, मतलब कितने गेस्टेशनल एज थी उसकी जब वो आईयूडी हुआ था? फुल टर्म में हुआ था कि थोड़ा 28 वीक्स पहले के हुआ बाद हुआ था? था। हाँ सर, तो कॉज क्या रहा होगा? एक मैं कॉज भी डिटेल तो हम स्टडी लोग, नहीं किया हूँ, मेरे जस्ट जी पहली बार आया था नहीं, ओपीडी में डिटेल में। अगर उसके पुराने पेपर होते हैं ना, तो उससे में कभी कभी टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट होता है, समटाइम्स कुछ और इन्फेक्शंस भी होते हैं, समटाइम्स जैसे मैडम ने अभी बोला PIH होता है, जी समटाइम्स एल्डरली ग्रेविडा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा IUGR हो जाता है, उसके बाद उसको प्रॉपर वो नहीं मिलता है सर। तो जी थोड़ा सा हेतु पे भी ध्यान रखना पड़ता है ना, जैसे हमें ठीक है। PIH भी है, तो PIH तो बहुत बड़ा हेतु अपने आप में है, लेकिन जी एक वो हो रहा है तो उसको हमें कैसे कैसे बात को हमें पहले से कवर करना है, अनुलोमन करना है, तो वैसे ही हमें थोड़ा हेतु देख लेना चाहिए। ठीक है मैम। समटाइम्स पेशेंट है ना सर, एल्डरली ग्रेविडा है, तो फिलहाल वो अगर आपके पास आई भी है, तो वैसे हम लोग कहते हैं बीज शुद्धि पे के लिए कम से कम आपके पास 2-3 महीने ही है, क्योंकि वो ज्यादा लंबा समय दे ही नहीं पाएंगी, वैसे भी उनके पास एज जैसी है। तो जी हेतु पे थोड़ा काम करिए, और थोड़ा सा स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन अगर पेशेंट करा ले, सोनू बस्ती वगैरह, तो उसको 3 महीने लग के अच्छे से कर दीजिए, और उसके बाद 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करे, लेकिन हेतु मिल जाना चाहिए, है ना। मिलना कॉज चाहिए जी। मुझे लग रहा है आप इन्वेस्टिगेशन वगैरह देखेंगे, हिस्ट्री वगैरह देखेंगे, तो आप पा जाएंगे। जी जी मैडम, मैं नेक्स्ट टाइम विजिट में डिटेल कलेक्ट जी करूंगा। जी जी सर। मीनल मैम, आपकी जो केस है ना, उसका जब आप हिस्ट्री लेंगे तो ये जरूर लीजिएगा कि उसकी मानसिकता और उसका प्लान बेबी था क्या। काफी बार क्या रहता है कि जिन लोगों का मानसिकता प्रेगनेंसी का एक मतलब उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं रहता है, उस वक्त में वो जो फीटस है उनको, या वो जो हार्मोनल चेंजेस है, वो उनके लिए एक ऐसा स्टिमुलेशन होता है कि जिसकी वजह से वो फॉरेन बॉडी की तरह बॉडी में काम करके PPH में चला जाती है वो केसेस। मैंने ऐसे 2-3 केसेस हैंडल किए हैं। तो आप जब भी उनको ट्रीट करिएगा, तो जैसे इंटरनली आप सुवर्णकल्प है, मालिनी वसंत है, और गर्भधारिणी वटी तो पूरा चलाइएगा पूर्व तैयारी के इसमें, जब आप प्लान करेंगे उनका नेक्स्ट टाइम। लेकिन शोधन के साथ में
आप ये जरूर देखिए कि रस दुष्टि के हेतु मिलेंगे, क्योंकि जब इतना 2-3-4 हफ्ते तक मतलब 20 वीक्स तक उसका अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट के बाद में जो रस और रक्त की दुष्टि बढ़ती है बेबी के डेवलपमेंट के बाद में, या फिर जो क्षीणता आती है मदर के अंदर, उसकी वजह से भी उसके रसव वाहिनी और जो रसव का स्थान है, मूल स्थान, वो दुष्टि मिल सकती है। तो आप वो चीज को भी जरूर लीजिएगा। और दूसरा, नस्य कंटिन्यूस चलाइए, कंटिन्यूस नस्य। और माइंड हीलिंग या ओंकार या ये सारी चीजों से क्या होगा, उसकी मानसिकता प्रबल रहेगी। तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के लिए रहेगी, तो उस वक्त में उसका मनो और स्रोतस अच्छा होना चाहिए, ताकि उसके हार्मोन्स का चेंजेस उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर ना बढ़ाए। मैम नस्य हम गर्भिणी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं ना? मैं ये प्रेगनेंसी वो से पहले कह रही मैम। हाँ, प्रेगनेंसी से पहले। ओके। तीक्ष्ण नस्य कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जो जैसे हमने देना क्षीर बला सौम्य वगैरह, उसमें तो कोई नहीं कॉन्ट्राइंडिकेशन होता। सर कितनी मात्रा में उसको नस्य दे? हम मानते हैं ना कि गर्भ विकलांग हो या एनोमलीज डेवलप हो सकती है, तो प्रतिमर्श दे सकते हैं हम? उसमें तो हेलो, प्रतिमर्श नहीं दीजिएगा मैडम, बृहन नस्य दीजिएगा। और अगर आपको देना है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में दीजिए। ओके। सिद्ध घृत के नस्य और बृहन नस्य में कोई दिक्कत नहीं, मैं देती हूँ। उसमें मैम ये है ना भाई, झटका ना लगे बस ज्यादा, भाई पेशेंट को वो सौम्य हो। जो आपका ऑयल सिलेक्शन ठीक रहना चाहिए। जैसे हर बार हर लोग कहते हैं मैंने उस कंपनी का डाला अक्षीर बला, भी मेरे को ये हुआ, इरिटेशन हुआ। उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए आपका ऑयल कैसे है। अभी पवन जी, मैंने आपको जो तेल भेजा था उससे इरिटेशन होता है क्या पेशेंट को? नहीं होता सर, मैंने किसी को नहीं नहीं होता दिया, मैं सर। खुद ही ले रहा हूँ उसको। हाँ, शीर और वाला सर का नहीं, आपका मैं खुद एक्सपीरियंस लेती हूँ। कैसा है? नस्य लेने के बाद आपको कैसा लगता है? नींद इतना वगैरह? अच्छा लगता है सर, डालने के बाद ही तुरंत ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज्यादा एनर्जी नींद लेवल आती। बढ़ गया। रात को सोते वक्त मैं डालता हूँ, उस टाइम भी इतना मतलब एकदम इतना एनर्जी लेवल, और अच्छा। फेस का भी आप अगर मिरर में देखोगे ना, आंखों में भी एक अलग सी चमक लगती है। और उस दिन नींद इतनी मस्त आती है ना, जिस दिन नशे डालता हूँ मैं 7-8 ml लूँ एक बार में। जी वो पूरा ML। ड्रॉपर सा भर के डाल लेता हूँ जी 10 बार। नहीं तो वो सर यूज कर सकते हैं कि पाठक सर, शीर वाला हाँ 101 गर्भिणी में? हाँ। हाँ, कर ओके सकते सर। हैं ना, करते हैं ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो हम थोड़ा ब्रेक ले ले क्या? ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। 5 मिनट का ब्रेक तो चाहिए ना, पढ़ पढ़ के थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो अभी हम 7 बजे यस। मिलेंगे, 7 बजे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।